फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे थे जेके एसएसबी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक सब्जेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 8th पार्ट कंप्लीट देखने वाले हैं, पार्ट 8। ठीक है, तो पार्ट 8 में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं प्रोजेक्ट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो प्रोजेक्ट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट की कास्ट है उसको ऑप्टिमाइज करना, दैट मीन्स उसको कम करना, उसको कैसे हम सेव करें कास्ट को, प्रोजेक्ट की कास्ट को, वो होता है हमारे पास प्रोजेक्ट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंड ठीक है, एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास मटेरियल है या फिर जो हमारे पास लेबर है उसमें हम कैसे वैल्यू डालें। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं जैसे कि लेबर आ गया, मटेरियल आ गया, उसमें हम वैल्यू कैसे डालें। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कैसे हम इंक्रीज करें, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से प्रोजेक्ट कास्ट सेविंग स्ट्रेटेजीज से। ठीक है, तो मतलब हमने जैसे देख लिया कि प्रोजेक्ट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट की कास्ट को हमें कम करना। ठीक है, तो हम पहला टॉपिक वही देख रहे हैं, प्रोजेक्ट कास्ट सेविंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, मतलब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम प्रोजेक्ट की कास्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग का मतलब होता है हमारे पास, हम यहाँ पे देखें, सोर्सिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स विद कम्पिटिटिव प्राइसिंग। ठीक है, मतलब हमने, सोर्सिंग का मतलब होता है फाइंडिंग, मतलब हमने फाइंड करने हैं बेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करने हैं, आपकी जो भी साइट वर्क, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है, सोर्स करना है, दैट मीन्स फाइंड करना है विद कम्पिटिटिव प्राइसिंग। विद कम्पिटिटिव प्राइसिंग का मतलब हो गया, ऐसा नहीं है कि हमने बेस्ट प्रोडक्ट तो हमने सेलेक्ट कर लिया, फाइंड कर लिया, लेकिन उसकी प्राइस बड़ी हाई हो तो हम उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है बेस्ट प्रोडक्ट जिसकी प्राइस भी कम हो और ऐसे भी बेस्ट हो। ठीक है, तो उसका ही मीनिंग होता है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। ठीक है, मतलब ऐसे आपने स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, ऐसे आपको प्रोडक्ट चुनना है जिसकी प्राइस भी कम हो और वो प्रोडक्ट भी अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कास्ट सेविंग स्ट्रेटेजी में हाई एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर आपने अपने काम के लिए रखना है वो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो हाई होनी चाहिए और वो प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल मीन्स जो आप काम उसको दे रहे हैं उस काम में वो माहिर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर आप चूज करो तो उसमें इतनी एफिशिएंसी ना हो कि जो काम आपने दिया है वो कर ना पाए। ठीक है, थर्ड हमारे पास है प्रोजेक्ट कास्ट सेविंग स्ट्रेटेजी में डिफाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो आपको डिफाइन कर लेना पहले ही और इम्प्लीमेंट करने हैं बेस्ट बिजनेस प्रोसेस को। मतलब डिफाइन करने का मतलब होता है पहले ही आपको डिफाइन कर लेना कि हमें क्या काम करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो आपको पहले ही कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट का सेविंग स्ट्रेटेजी में वैल्यू एडिशन थ्रू अल्टरनेट मटेरियल्स। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है कि किसी मटेरियल या किसी पर्सन में वैल्यू डालने का मतलब होता है कि मतलब हम अल्टरनेट सोर्स यूज करें, मतलब अल्टरनेट मटेरियल, जैसे मटेरियल की बात करें तो हम अल्टरनेट मटेरियल का यूज करें, या फिर जो हमारी वर्किंग मेथोडोलॉजी है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसको चेंज करें एंड न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी को हम यूज करें। तो उससे क्या होगा, जो हम काम करेंगे उसमें वैल्यू आ जाएगी, मतलब उस काम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग थ्रू डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट बाय क्वांटिटी बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग वगैरह कर ली, तो उसको हमें प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने का मतलब होता है कि हमने उसकी डेली प्रोग्रेस चेक करनी है, प्रोडक्शन रिपोर्ट उसकी हमने डेली चेक करनी है। ठीक है, बाय क्वांटिटी से और क्वालिटी से भी। ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी भी हमें रिपोर्ट जो है क्वांटिटी वाली रिपोर्ट भी चेक करनी है और क्वालिटी की भी रिपोर्ट चेक करनी है। ठीक है, देन एनुअल बिजनेस ऑपरेटिंग प्लान। ठीक है,
जो हमारे पास बिजनेस ऑपरेटिंग प्लान्स हैं, एनुअल बिजनेस ऑपरेटिंग प्लान, उनको भी हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास सारी स्ट्रेटेजीज थी, प्रोजेक्ट कॉस्ट सेविंग की स्ट्रेटेजीज थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट को हम कैसे सेव करें, कौन कौन सी हमारे पास स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया वाइज कॉस्ट सेविंग मेथडोलॉजी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एरिया वाइज कॉस्ट मेथडोलॉजी। कॉस्ट सेविंग मेथडोलॉजी का मतलब हो गया कि जैसे कि हम एरिया वाइज देखें, जैसे सिविल वर्क। ठीक है, सिविल वर्क के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास कौन सी मेथडोलॉजी, कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनसे हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया कि जो हमने डिजाइन तैयार करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, वो अच्छा डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन मतलब डिजाइन को ऐसा बनाना है कि जिससे हमारे पास कॉस्ट सेव हो जाए। देन वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मटेरियल है या फिर जो भी हमारे पास लेबर है उसमें वैल्यू डालना, मतलब अच्छे क्वालिटी का मटेरियल यूज करना और जो सस्ता हो। ठीक है, उसके बाद हम देखें यूज ऑफ करेक्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करेक्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज करना, उससे भी हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसमें जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे तो वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगी तो हमारा जो है लॉस हो सकता है प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कम्पिटेटिव रॉ मटेरियल कॉस्ट सेविंग फिनिशिंग वर्क। तो जैसे कि हम बात करें कम्पिटेटिव रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जो हमने वो यूज करना है जो कम्पिटेटिव हो और कॉस्ट सेविंग हो। कम्पिटेटिव का मतलब होता है जो अभी कंपटीशन में चल रहा हो, ऐसा नहीं है कि पुराने मटेरियल रॉ मटेरियल हमने यूज करने। ठीक है, जो नया अभी मार्केट में चल रहा है वो हमें यूज करना है और कॉस्ट सेविंग मटेरियल यूज करना है। ठीक है, जैसे कि फिनिशिंग वर्क के लिए। उसके बाद हम बात करें सोर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो अगर आपको कॉस्ट सेव करनी है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मतलब जो सोर्सिंग का मतलब होता है जो हमने जो भी प्रोडक्ट लेना है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेना। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है डायरेक्टली हमने उससे खरीदना है, ना कि हमने थर्ड पार्टी से खरीदना है, हमने सीधा ही मैन्युफैक्चरर से खरीदना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेट मटेरियल यूसेज। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास साइट पे अभी कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हमने अल्टरनेट उसका जो है यूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। जो कि हमारे पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो हमें एनर्जी एफिशिएंट और प्रोसेस भी एनर्जी एफिशिएंट यूज करने, मतलब जो एनर्जी को कम यूज करें। अगर जो प्रोसेसर या फिर जो भी इक्विपमेंट एनर्जी को ज्यादा यूज करते हैं तो इंडायरेक्टली वो कास्ट को भी, प्रोजेक्ट कास्ट को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देन इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट डिजाइन प्रोसेस एंड मटेरियल। तो मतलब तो हमने जो लेटेस्ट डिजाइन हैं वो इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने प्रोजेक्ट में। ऐसा नहीं है कि हम पुराने डिजाइन बना दें और फ्यूचर में उसकी कोई भी वैल्यू ना हो, तो हमें लेटेस्ट डिजाइन प्रोसेस को यूज करना है और लेटेस्ट मटेरियल जो अवेलेबल है मार्केट में उनको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो हमने ऊपर ही देख लिया। एंड देन है हमारे पास अल्टरनेट मटेरियल यूसेज। ठीक है, तो ये भी हमने ऊपर ही देख लिया। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक है कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट कास्ट रिडक्शन। ठीक है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कास्ट को हम कैसे रिड्यूस करें। ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कास्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उनमें से हम कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट है डिजाइन एंड ड्राइंग रिव्यू। जो हमने डिजाइन तैयार किया है और ड्राइंग जो तैयार की है उसको रिव्यू करना, मतलब उसको देखना हमें। ठीक है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार उसको चेक करना है हमें कि वो डिजाइन और ड्राइंग जो हमने बनाई है वो एक्चुअल हमारे पास ठीक है या गलत है हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वैल्यू इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं उसमें वैल्यू डालनी है, मतलब उसकी वैल्यू को हमने इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है, जैसे कि अच्छा मटेरियल यूज करके, जो लेबर हम यूज कर रहे हैं वो स्किल्ड लेबर हो, अच्छी लेबर हो, तो वो आ गया वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है,
देन नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मटेरियल सोर्सिंग। स्ट्रेटेजिक मटेरियल सोर्सिंग मतलब होता है कि मतलब हमने ऐसा मटेरियल फाइंड करना है जो कि अच्छा हो। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजिक मटेरियल सोर्सिंग का मतलब हो गया कि हमने जो मटेरियल सेलेक्ट करना है या सर्च करना है वो अच्छा होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अल्टरनेटिव मटेरियल्स आइडेंटिफिकेशन। अल्टरनेटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया कि जैसे हमें कुछ अल्टरनेटिव मटेरियल भी देखने। अल्टरनेटिव मटेरियल हो गया जैसे कि मान लो किसी मटेरियल की जगह पे हमने कोई दूसरा मटेरियल यूज करना और वो ज्यादा फायदा हमें दे, तो वो हो गया अल्टरनेटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया राइट कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन सिलेक्शन। ठीक है, ये सिलेक्शन है, ये हमारे पास क्या है, सिलेक्शन। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो राइट कॉन्ट्रैक्टर हमने सेलेक्ट करना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऐसा नहीं कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करें, तो वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होना चाहिए। देन बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का मतलब जो आपकी बजट है उसको भी कंट्रोल करना है। मतलब ये नहीं कि आपकी जितनी बजट है और आप पैसा उस पे प्रोजेक्ट पे बहुत सारा ज्यादा खर्च रहे हो, तो वो भी आपको देखना है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करना, मतलब उसको भी प्रॉपर्ली यूज करना। ऐसा ना हो कि आप स्टोर में बहुत सारा स्टॉक जो है इकट्ठा करके रखो और फ्यूचर में उसको यूज ना करो तो वो खराब हो जाए, तो वो आपको नहीं करना, तो वो भी आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स एट साइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉस्ट है उसको कैसे रिड्यूस करें साइट पे, उसकी टेक्निक्स जो है हमें यूज करनी है। देन वेस्टेज रिडक्शन। तो वेस्टेज को रिड्यूस करना, जो भी वेस्टेज कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारे पास यूज हो रहा है, जो वेस्ट हो रही मटेरियल, उसको रिड्यूस करना है। उसको कैसे रिड्यूस करना है, तो वो आप जब साइट पे काम करोगे या फिर साइट पे देखोगे कि कौन सा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसको कैसे हमने रिडक्शन करनी है वेस्टेज की। ठीक है, देन हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब होता है हमारे पास मेंटेनेंस। ठीक है, जो भी मेंटेनेंस है तो वो भी हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के जो भी मेंटेनेंस है उसका भी हमें ध्यान देना है, ताकि हमारी जो कास्ट है वो सेव हो जाए और जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो एम हमने लिया था प्रोजेक्ट का, वो भी हमारा सक्सेसफुली जो हो जाए। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्ट कास्ट रिडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्ट की कास्ट कैसे रिड्यूस करें, ये हमने मेथड्स पहले भी देख लिए हैं, इनको हम दोबारा देखेंगे, इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जिनसे हम प्रोजेक्ट की कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स कम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की कास्ट को कम करने के लिए सबसे पहली टेक्निक है मटीरियल मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर है मटीरियल का, जिससे हम बहुत सारी कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है, इसको हम देख लेते हैं। ये डेफिनेशंस हमारे पास देखने का मोटिव ये है कि एग्जाम में कुछ इस तरीके के ही कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ हमारे पास डायरेक्ट पॉइंट आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो हम बताएं कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, या ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको भी देखेंगे। तो हम बात करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टू मैनेज प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी मटेरियल मैनेजमेंट इज एसेंशियल। ठीक है, तो अगर हमने प्रोडक्टिविटी को मैनेज करना है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, एंड देन कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब हो गया कि मटेरियल की कॉस्ट एफिशिएंसी हो गया कि कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल हमने यूज करने हैं, तो उसके लिए मटेरियल की मैनेजमेंट जो करना बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स द मेजर पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो मटेरियल यूज हम करते हैं, तो वो एक मेजर पोर्शन को कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल एक्सपेंसेस में। जो भी एक्सपेंसेस हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे खर्च करते हैं, तो उसमें से मटेरियल का जो रहता है हमारे पास जो रोल एक्सपेंसेस में, वो बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हम बात करें कंट्रोलिंग प्रोक्योरमेंट, दैट मीन्स परचेजिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। मतलब जो मटेरियल को परचेज करने के लिए या फिर मटेरियल को कैरी करने की जो कॉस्ट है, तो वो हमें क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। ठीक है, तो वो रिड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को भी वो रिड्यूस करेगी।
ठीक है। अगर टोटल कास्ट हमारे पास जो प्रोजेक्ट की रिड्यूस हो गई, तो उसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने में हमें बहुत ही हेल्प मिल जाएगी, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो हमारी कास्ट रिड्यूस हुई, तो फ्यूचर में हमारे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे और हम उस पैसे को दूसरी जगह पे इस्तेमाल करके हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही जल्दी काम करेगा, मतलब फास्ट ट्रैक पे हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कास्ट रिडक्शन जो है, प्रोजेक्ट कास्ट रिडक्शन टेक्निक है, वो है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो अब बजटरी कंट्रोल क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो बजट हमारा होता है उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। मतलब जो इतना हमारे पास पैसा है उसको यूटिलाइज कैसे करें, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो इसमें हमारे पास जैसे हम बात करें कास्ट कंट्रोल जो प्रोजेक्ट का होता है वो हमारे पास होता है कंस्ट्रक्शन प्लान and associated cash flow, ठीक है। associated cash flow estimate will provide the baseline reference for the subsequent project monitoring and control। मतलब जो कंस्ट्रक्शन प्लान होता है और जो एसोसिएटेड हमारे पास कैश फ्लो एस्टिमेट होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक बेसलाइन रेफरेंस, ठीक है। बेसलाइन रेफरेंस हमारे पास इससे मिल जाता है, जैसे कि प्लान और कैश फ्लो एस्टिमेट, इससे हमें एक बेसलाइन मिल जाती है कि हमारे पास जो पैसा है, हमारा जो बजट है, जितना पैसा हमें लगेगा, कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्प करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन प्लान आ गया और एक आ गया हमारे पास कैश फ्लो एस्टिमेट। कंस्ट्रक्शन प्लान है, कैश फ्लो एस्टिमेट बहुत ही हेल्प करते हैं हमें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए और प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह और भी सारी चीजें मॉनिटर एंड कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है। To control and monitor the original detailed cost estimate is typically converted to a project budget, ठीक है। मतलब जितना भी हमारे पास कास्ट एस्टिमेट है उसको हम प्रोजेक्ट बजट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बजट में हम कन्वर्ट करते हैं और जो प्रोजेक्ट बजट होती है हमारे पास उसको हम यूज करते हैं गाइड फॉर मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट टूल, एज ए मैनेजमेंट टूल हम उसको यूज करते हैं एज ए गाइड फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। Specific items in the detailed cost estimate becomes WBS element। WBS होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो मतलब जो हम कास्ट का जो कैश फ्लो होता है वो हम WBS में बनाते हैं, मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसका बना लेते हैं। तो हमें उसमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितना एक्सपेंसेस कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे कितना हम जो कास्ट है उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट आर रिकॉर्डेड इन WBS। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास होल प्रोजेक्ट में, पूरे कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट में यूज हुए होते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है WBS में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि हमारे पास जो जितना भी रिकॉर्ड होता है प्रोजेक्ट की कास्ट का, जो भी प्रोजेक्ट की जो कास्ट है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं WBS में, दैट मीन्स वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कास्ट अकाउंट्स में, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कास्ट अकाउंट्स में, ठीक है। टू बी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल कास्ट एस्टिमेट्स इन ईच कैटेगरी, thus individual WBS accounts generally represent the basic unit of cost control। मतलब आगे ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास बेसिक यूनिट जो है कास्ट कंट्रोल का क्या है, तो वो है WBS अकाउंट्स, ठीक है। WBS अकाउंट्स इज द बेसिक यूनिट फॉर कैश कंट्रोल, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का क्या मतलब हो गया कि मतलब हमने क्या करना है, ऐसी टेक्निक्स फाइंड करनी है कि जो कि कॉस्ट को कम करें। ऑप्टिमाइजेशन हो गया मतलब कम करना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है in design, construction and maintenance of any engineering system, engineers have to take many technological and managerial decisions at the several stages। जैसे कि मान लेते हैं हमने डिजाइन तैयार करना है या फिर कंस्ट्रक्शन करनी है या फिर मेंटेनेंस करनी है, तो जो हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स, टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजरल डिसीजंस वो लेते हैं जिससे सेवरल स्टेजेस पे, जिससे कि हमारे पास कास्ट सेविंग में बहुत ही हेल्प मिलती है, ठीक है। सो अल्टीमेट गोल इज टू मिनिमाइज द एफर्ट और टू मैक्सिमाइज द डिजायर्ड बेनिफिट। मतलब मिनिमाइज होते हैं उससे एफर्ट, मतलब जो एफर्ट हम लगाते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और हमारे पास जो आउटपुट है उसका प्रोजेक्ट का वो हमारे पास ज्यादा मिल जाता है हमें, ठीक है। जो बेनिफिट्स है, डिजायर्ड बेनिफिट, वो हमें मैक्सिमाइज हो जाता है।
Various statistical techniques are used for optimization of construction cost of the project. बहुत सारे statistical methods हम यूज करते हैं, मतलब स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ मेथड और टेक्निक्स हम यूज करते हैं जो हमें बहुत ही हेल्प करती हैं कास्ट को ऑप्टिमाइज करने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है कास्ट रिडक्शन टेक्निक्स एट साइट, मतलब कौन कौन सी कास्ट रिडक्शन टेक्निक्स हैं साइट पे, ठीक है। तो वो हमारे पास उससे हम कास्ट रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें वीकली प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग्स, ठीक है। वीकली प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट है जिससे कि हम कास्ट को सेव कर सकते हैं। वीकली अगर हम मीटिंग करें, रिव्यू मीटिंग करें कि हमारे पास एक वीक में कितना काम हुआ, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वर्क की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। अगर वर्क की प्रोग्रेस को हमने चेक कर लिया तो उससे हमें क्या मिलता है, एक मोटिवेशन या एक पाथ मिल जाता है कि हमारे पास प्रोग्रेस कितनी हुई है प्रोजेक्ट में, हमें आगे कितना काम बचा है जिससे हम फ्यूचर की कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस bottlenecks, that means blockages, record keeping is important to enable detection of failures, ठीक है। तो जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो इससे हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई फेलियर तो नहीं है, जो हमारा काम चल रहा है उसमें कोई फेलियर तो नहीं है, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्लॉकेज का मतलब हो गया उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो जैसे ही हमें पता चल गया डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से कि हमें पता चल गया, और वीकली प्रोजेक्ट रिव्यू की हेल्प से हमें पता चल गया कि कोई दिक्कत बीच में आ रही है या कोई फेलियर आ रहा है, तो उसको हम जो है उसको हम जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारे पास कि साइट में हमें चीज का पता नहीं चल पाता। अगर पता हमें चल जाता है कि हमारे पास दिक्कत यहाँ पे तो हम उसको करेक्ट इजिली कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कास्ट ऑप्टिमाइजेशन बाय वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कास्ट ऑप्टिमाइजेशन बाय वैल्यू इंजीनियरिंग। हम वैल्यू इंजीनियरिंग से कैसे कास्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कास्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी हम देखेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, ये यहाँ पे डालने का ये मोटिव था कि आपको जो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, कुछ लाइंस आएंगी, तो ये लाइंस जो है डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए ये लाइंस यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो हाँ, आप देख सकते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में। वैल्यू इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक्स, मतलब जो भी हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक्स हैं उसको सिस्टमैटिक कैसे हम अप्लाई करें, विच आइडेंटिफाइज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। जो आइडेंटिफाई करे फंक्शन, किसका फंक्शन, प्रोडक्ट और सर्विसेज के फंक्शंस को। एस्टेब्लिश द वर्थ ऑफ दोज फंक्शंस व्हिच प्रोवाइड्स द नेसेसरी फंक्शन, वही हो गया कि मतलब जो हमें नेसेसरी फंक्शन प्रोवाइड करे टू मीट द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस एट द लोवेस्ट ओवरऑल कास्ट, ठीक है। कि हमारे पास जो भी फंक्शंस हैं वो हमें लोवेस्ट ओवरऑल कास्ट में हमारा जो है काम वो हो जाए, ठीक है। Value engineering to build projects management teams obtains a solution which emphasizes the function of project, which helps to team to make a final choice and which results in cost effective design for the project, ठीक है। तो मतलब कास्ट इफेक्टिव डिजाइन जो करने हमने प्रोजेक्ट में, उसमें हमें काफी हेल्प मिल जाती है वैल्यू इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो ये आप लाइंस रिमेंबर कर सकते हैं, ये आपको में भी हेल्प कर सकती हैं। आपके जो फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्टली ये लाइंस पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने ये लाइंस यहाँ पे ऐड की है। नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस्ट मेथड्स टू रिड्यूस डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कास्ट, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास कुछ ऐसे मेथड हैं, बेस्ट मेथड हैं जो डायरेक्ट कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से मेथड हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डेवलप टारगेट डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कास्ट बजट्स, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है, टारगेट डेवलप करने हैं, ठीक है। डेवलप टारगेट डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कास्ट बजट्स, ठीक है। हमने टारगेट करना है कि जो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कास्ट है, उस बजट है, उसको हमें क्या करना है, वो रिड्यूस करने की स्ट्रेटजीज हमें फाइंड करनी है।
देन इम्प्रूव वर्किंग ड्राइंग्स, ठीक है, जो हमारे पास वर्किंग ड्राइंग्स है उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमने उसको इम्प्रूव करना है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्किंग ड्राइंग्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। देन डिफाइन मटेरियल्स स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, मटेरियल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस का मतलब हो गया कि जो भी मटेरियल्स हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि मटेरियल कहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज किया जाए, तो वो स्टैंडर्ड्स हमने क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। देन चेंज द लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशंस इफ इट इज नॉट फिटिंग इन द बजट, ठीक है, तो जो स्पेसिफिकेशंस है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन को चेंज करना है अगर हमें जरूरत पड़े, ठीक है, अगर हमारे बजट में वो चीज नहीं आ रही है तो उसको हमें चेंज भी करना है, ठीक है। देन इम्प्लीमेंट एन एफिशिएंट प्रोक्यूर और ऑब्टेन टू ए पे साइकिल, ठीक है, मतलब एफिशिएंट हमें क्या करना है, एफिशिएंटली जो पे साइकिल है उसको क्या करना है, जो भी ऑब्टेन करना है एफिशिएंट पे साइकिल को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इशूइंग कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स एंड पैकेजेस प्रियर टू स्टार्ट, ठीक है, अब जब भी हमें जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उससे पहले हमें क्या करना है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शनल ड्राइंग्स जो है वो इशू करनी है, और जो भी पैकेजेस हैं काम को स्टार्ट करने से पहले वो इशू कर देने, जो भी उसकी गिवन अथॉरिटीज हैं जैसे कि इंजीनियर्स को हमने ड्राइंग्स दे देनी है, उनको प्लान्स वगैरह जो है सारे समझा देने हैं, ठीक है। देन इम्प्रूव एस्टिमेटिंग एंड बजट कंट्रोल, ठीक है, जो भी एस्टिमेटिंग और बजट कंट्रोल है वो भी हमें इम्प्रूव करने हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन कास्ट वेरिएंसेस, जो भी कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं उसको भी कंट्रोल करना है, जैसे कि मान लेते हैं कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कास्ट की चेंजिंग आ रही है, जो हमने कास्ट उसमें डिफाइन की थी कि इतनी कास्ट लगेगी उसमें चेंजिंग आ रही है, वो भी हमें कंट्रोल करना है, उसको कैसे स्टॉप किया जाए उसके भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें ब्रेक और स्टॉप मटेरियल्स एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, वो वाले मटेरियल और लेबर कॉन्ट्रैक्ट को आपको स्टॉप कर देना, ब्रेक कर देना है जो कि आपकी कास्ट को 15 से 20% बढ़ा दे। मान लेते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर से आप कोई मटेरियल लेते हैं वो आपको 100 रुपए का पड़ता है और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं वो आपको पड़ता है 50 रुपए का, तो आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो मटेरियल ये जो कॉन्ट्रैक्टर है 50 वाला इससे आपको मटेरियल ले लेना है, लेकिन ये भी चेक करना है कि आपका जो मटेरियल ये वाला है तो ये अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये मटेरियल खराब हो और आप सस्ते रेट में ले रहे हो, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। देन इम्प्रूव मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जो मटेरियल का जो स्टॉक है उसको कंट्रोल करना, उसको इम्प्रूव करना, मतलब ऐसा ना हो कि स्टॉक आपके पास बहुत सारा स्टॉक रहे जिससे आपको फ्यूचर में लॉस हो। देन स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, मान लेते हैं मेरे जो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो मैंने जो है सभी जो मेथड को स्टैंडर्डाइज करना, मतलब मान लेते हैं जो मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को मटेरियल चाहिए, ठीक है, उसके बाद लेबर चाहिए, ठीक है, उसके बाद मतलब जो मटेरियल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वही मटेरियल मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब हो गया कि जो वाली मेथोडोलॉजी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे वही मेथोडोलॉजी मैंने इस पे भी करनी है, इस पे भी करनी है और इस पे भी करनी है, मतलब जो प्रोसीजर मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ वो प्रोसीजर मैंने यहाँ भी अप्लाई करना, ताकि मान लेते हैं जैसे कि यहाँ से लेबर मैंने शिफ्ट की इस प्रोजेक्ट पे, यहाँ से इस प्रोजेक्ट पे शिफ्ट की, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे शिफ्ट की, तो क्या होगा कि लेबर को पहले से ही पता होगा कि जो प्रोसेस है जो काम करने का तरीका है वो क्या है, तो वो इजिली कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट पे अलग अलग काम हो रहा होगा, अलग अलग तरीके से काम चल रहा होगा, तो मान लेते हैं हमने लेबर शिफ्ट करनी पड़ी कभी भी, तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, उनको काम सीखने में ही टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और वही हमारे पास जो हमारी बजट है उसमें अफेक्ट करेगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास ऐसे ही फ्यूचर में वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।